अर्ल ऑफ सरे एंड टॉमस व्याट। जैसा कि पहले ही हमने बता दिया था कि टॉमस व्याट इंग्लैंड में सानेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अर्ल ऑफ सरे ब्लैंक वर्स को। ये दोनों पोएट्री के फॉर्म को इटली से लाया गया था। और नेक्स्ट विलियम कैक्सटन, ये प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करते हैं इंग्लैंड में 1476 में। और इसके बाद देखते हैं एडमंड स्पेंसर्स पोएट्री। एडमंड स्पेंसर्स की पोएट्री में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है, या कह सकते हैं कि इनकी पोएट्री को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें नई चीज़ों का असर दिखेगा, एक नया फॉर्म भी मिलेगा। नेक्स्ट क्रिस्टोफर मार्लोज वर्क। क्रिस्टोफर मार्लोज का जो वर्क्स है, जिनमें हीरो एंड लैंडर, टुम्बरलैंड, डॉक्टर फास्टर, ये 3 महत्वपूर्ण वर्क हैं। और इन तीनों वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है, जिनमें से टुम्बरलैंड में एक बहुत ही फेमस कोटेशन बोला गया है, अ गॉड इज नॉट सो ग्लोरियस एज अ किंग। अर्थात एक भगवान किंग की तुलना में कम ग्लोरियस होता है। और इसके बाद मैकियावेलियन, जो मैकियावेलियन है, इनका महत्वपूर्ण वर्क है द प्रिंस। द प्रिंस इट इज अ फिलोसफिकल वर्क, अर्थात यह एक दार्शनिक वर्क है। यानी कि रिनेंसा के दौर में या इस समय जितने भी वर्क लिखे गए हैं उनमें एक नया फीचर्स दिखता है, यानी पोएट्री में नया फॉर्म, ड्रामा में नया फॉर्म। जैसा क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क में ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इनका वर्क फिलोसफिकल वर्क है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वर्क एक नए पैटर्न या नए थेसिस को दिखाता है। और अगला जो फैक्टर्स में आता है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स ये 7 विट्स का एक ग्रुप है, जिनमें से कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे तो कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। और उन्हीं में से एक नाम आता है टॉमस कीट्स का, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, लेकिन ये उन्होंने साबित कर दिया कि मैं भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, अर्थात कह सकते हैं उनके पास फेक डिग्री थी, लेकिन उनको शामिल किया गया है। जबकि बात की जाए विलियम शेक्सपियर को तो यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते हैं। तो 7 विट्स का एक ग्रुप था जो एक नए नए पैटर्न को फॉलो करता था। और यह टाइम एलिजाबेथन एज का था, इसलिए एलिजाबेथन एज को अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड के नाम से जाना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वर्क देखे जिनमें रिनेंसा का प्रभाव दिखा है। और भी महत्वपूर्ण वर्क हैं जो छूट जा रहे हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिनेंसा अन्य कंट्री जैसे आयरलैंड, अमेरिका और इंडिया में भी पहुंचता है और उन कंट्री में फॉलो भी किया जाता है और नए नए वर्क भी लिखे जाते हैं, जिनमें से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ रिनेंसा इन आयरलैंड। आयरलैंड में रिनेंसा का प्रभाव। तो आयरलैंड में इस रिनेंसा को एक अन्य नाम से जाना गया है सेल्टिक रिवाइवल, या फिर कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन केल्टिक रिवाइवल भी करते हैं। और इसी नाम को आयरिश लिटरेरी रिनेंसा के नाम से भी पुकारा गया है।
और यही नाम गैलिक रिवाइवल या सेल्टिक ट्विलाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम को 4 नाम से पुकारा गया है: सेल्टिक रिवाइवल, आयरिश लिटरेरी रिनेंसा, गैलिक रिवाइवल और सेल्टिक ट्विलाइट। तो रिनेंसा की शुरुआत आयरलैंड में 1880 से 1939 तक मानी जाती है, या इसका टाइम स्पैन 1880 से 1939 तक चलता है। और 1939 में W.B. येट्स की डेथ हो जाती है और रिनेंसा का असर समाप्त हो जाता है। और आयरलैंड में कुछ महत्वपूर्ण राइटर्स या पोएट्स थे जिनके वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता था। तो इस प्रकार से हैं W.B. येट्स। W.B. येट्स के वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है। जॉर्ज रसेल, इनके भी वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता था। और जॉन गुगर्टी, ये कुछ महत्वपूर्ण पोएट्स या राइटर्स जिनके वर्क में रिनेंसा का प्रभाव आयरलैंड में दिख रहा था। अब आते हैं हम लोग द इफेक्ट ऑफ रिनेंसा इन इंडिया, अर्थात इंडिया में भी रिनेंसा का प्रभाव शुरू हो गया था। और यह रिनेंसा का प्रभाव एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक जिनका नाम राजा राम मोहन राय है, उनके द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ रिनेंसा इन अमेरिका। अमेरिका में रिनेंसा का प्रभाव। अमेरिका में रिनेंसा का प्रभाव 1828 से 1865 तक चलता है और 1865 में सिविल वार समाप्त भी हो जाता है। और 1865 में ही अब्राहम लिंकन, जो कि एक राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यानी आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। तो ये जो टाइम था 1828 से 1865 तक का टाइम, इस टाइम को अमेरिका में रोमांटिक एज के नाम से भी पुकारा जाता है। अर्थात यह टाइम अमेरिका में रोमांटिक एज के नाम से जाना गया है। यानी दिस टाइम इज नोन एज द रोमांटिक एज इन अमेरिका। नेक्स्ट, अमेरिकन रिनेंसा। इसी टाइम को अमेरिकन रिनेंसा के नाम से पुकारा गया है और यह टाइटल एक महत्वपूर्ण पर्सन के द्वारा उनके वर्क में 1941 में दी जाती है। वो पर्सन कौन से हैं? अर्थात हम कह सकते हैं दिस टाइटल इज गिवन बाय ओ मैथेइसेंस बुक 1941। अर्थात 1941 में ओ मैथेइसेंस के बुक में यह टाइटल दी गई है। और अमेरिका में जिन राइटर्स या पोएट्स के वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है, वह राइटर कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे R.W. इमर्सन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय के लिटरेरी पर्सन हैं जिनके वर्क में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है हेनरी डी थरो। हेनरी डी थरो, इस नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके वर्क भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एडगर एलन पो। जो एडगर एलन पो हैं, इनका भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइम को एक और नाम से भी जाना गया है, यानी इट इज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म। अर्थात इस समय को द एज ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म के नाम से जाना गया है। और रिनेंसा का प्रभाव जिन महत्वपूर्ण वर्क में दिखता है
वो कुछ इस प्रकार से हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी राइटर्स थे, कुछ ऐसे भी पोइट्स थे जिनके वर्क में अमेरिकन और अफ्रीकन का भी प्रभाव दिखने लगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस समय जो नावल लिखा जाने लगा यानी अफ्रीकन अमेरिकन वर्क, इसमें कुछ राइटर्स का, कुछ नॉवेलिस्ट का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे विलियम वेल्स ब्राउन्स, कॉलटेल, इनका वर्क है कॉलटेल, और इनके कॉलटेल में, इनके इस नॉवेल में अफ्रीकन अमेरिकन का जिक्र किया गया है। अर्थात नॉवेल वाज इनॉग्रेटेड बाय विलियम वेल्स ब्राउन्स कॉलटेल। अर्थात विलियम वेल्स ब्राउन का जो वर्क है कॉलटेल, यह एक प्रकार का नॉवेल है और इस नॉवेल में अमेरिकन अफ्रीकन का जिक्र किया गया है। एक और वर्क है विल्सन्स और निग, जो विल्सन्स का और निग वर्क है, इस वर्क में भी अफ्रीकन अमेरिकन का ही जिक्र हुआ है। और इसके बाद कुछ ऐसी पोएट्री हैं जिनमें अफ्रीकन का जिक्र किया गया है, जिनमें से फ्रांसिस वाटकिन हार्पर, जो फ्रांसिस वाटकिन हार्पर लेखिका हैं, इनके पोएट्री में अफ्रीकन पोएट्री का प्रभाव दिखता है। अफ्रीकन लोगों के विषय में जिक्र किया गया है और अफ्रीकन की लाइफ कैसे थी उसका जिक्र किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वह दौर है जो गरीब लोग, मजदूर लोग, जो दबे हुए इंसान थे, उनका भी जिक्र होने लगा है। और यह वही समय है जब वाल्ट व्हिटमैन जैसे महत्वपूर्ण राइटर्स अमेरिका में फ्री वर्स लिखना प्रारंभ कर दिए। अर्थात आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फ्री वर्स लिखने वाले कौन से पर्सन थे या कौन से लिटरेरी पर्सन थे और फ्री वर्स की शुरुआत किस कंट्री से होती है, तो अमेरिका से। अमेरिका से वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा फ्री वर्स की शुरुआत होती है। और सबसे ज़्यादा फ्री वर्स किस वर्क में लिखा गया है, तो लीव्स ऑफ ग्रास। लीफ ऑफ ग्रास में फ्री वर्स का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्टर्स को, अर्थात महत्वपूर्ण फैक्ट्स को और महत्वपूर्ण वर्क को और किन किन कंट्रीज में रिनेंसा का प्रभाव रहा है, तो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। और जो फैक्ट्स छूट गए हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए यह वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP जोन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।